कि हम पूरी कहानी सिर्फ 2 घंटे में सुनाएंगे तो? जी हाँ, हम आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। बिग बैंग से आज तक की कहानी। हम आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। बिग बैंग से आज तक की कहानी। कैसे हमारे ग्रह पर इंसानों का जन्म हुआ, किस तरह से हम स्टोन एज से स्टीम इंजन तक पहुंचे, किस तरह से शहरों और सभ्यताओं के पहले बीज पड़े। हर चीज जुड़ी हुई है और वो रास्ता आप तक जाता है। इतिहास को इतना सब कुछ करने में 1370 करोड़ साल लगे, लेकिन हम आपको हर जरूरी जानकारी देंगे सिर्फ 2 घंटे में। ये है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले दिनों में जो भी होगा, जिस भी चीज का वजूद होगा, उसकी शुरुआत यहां से हुई। ऊर्जा के इस छोटे से स्रोत से, वो स्रोत जो एक परमाणु से भी छोटा है। हम आज जिस इतिहास को जानते हैं, उसकी शुरुआत बड़े ही रहस्यमय हुई थी। हम वजह तो शायद न जान पाए, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हो गया। सेकंड के करोड़वें हिस्से में जो चीज परमाणु से भी छोटी थी, वो अचानक एक तारामंडल से भी बड़ी हो गई। हुश! आप जिसे देख रहे हैं वो ऊर्जा है, और अगले 2 घंटे में हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे समझने के लिए ये बेहद अहम है। सेकेंड के एक मामूली से हिस्से में बिग बैंग ने इतनी ऊर्जा पैदा कर दी जो आज तक मौजूद है। इतनी ऊर्जा जिससे हर तारा रोशन है, हर जीव को जिससे ताकत मिलती है। हम जितनी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो उस वक्त की है जब कायनात बनी थी। जब हम कार में पेट्रोल डालते हैं, तब हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो बिग बैंग के वक्त बनी थी। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस 2 घंटे की कहानी में अभी कुछ ही मिनट बीते हैं, पर इतने में ही 3,80,000 साल बीत गए। अब आप देखने वाले हैं हमारे असली पूर्वजों के जन्म को, पहले परमाणुओं को। ये है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड इसकी मदद से ही हमारे आसपास की हर चीज बनाने वाला है। हाइड्रोजन एक बेसबॉल टीम की तरह होती है। हम सोचते हैं कि किस खिलाड़ी को हम टीम में रखें। मुझे एक ब्रह्मांड बनाना है, उसकी शुरुआत हाइड्रोजन से करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव होता है और उससे कई किस्म के परमाणु बनाए जा सकते हैं। पहले परमाणु ब्रह्मांड में उड़ने लगे, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वो बराबरी से नहीं फैले थे, क्योंकि ज्यादा परमाणुओं वाले छोटे पॉकेट्स में शुरुआती ब्रह्मांड को गढ़ने वाले ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। पहले तारामंडल बनने लगे और ब्रह्मांड के अंतहीन राज सामने आने लगे। पूरे इतिहास में जब भी किसी एक जगह पर ज्यादा ऊर्जा और तत्व जमा हुए, वहां जटिल चीजें होने लगीं। पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे इलाके थे जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर क्रिएटिविटी, साइंस और आर्ट नजर आ रहा था, और कई नई संस्कृतियां भी बनी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगी थी। जाहिर सी बात है, जहां भी कुछ होगा वहां नई चीजें विकसित होंगी ही, और जहां कुछ है ही नहीं, वहां पर क्या विकास हो सकता है?
बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद भी नए बन रहे तारामंडलों के अंदर ग्रेविटी लगातार गैस और धूल के बादलों को दबा रही थी, जिससे दबाव और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब तापमान करीब 17.25 लाख सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, तब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराने लगे, जिससे एक नया तत्व बना हीलियम, और उससे निकलने लगे ऊर्जा के तेज गुबार। पहले तारे का जन्म हुआ। अचानक ही वहां पर रोशनी की तेज चमक नजर आने लगी, जिससे निकली ऊर्जा ब्रह्मांड में मिलने लगी। पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। लेकिन इस शुरुआती ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी थी। तारे तो करोड़ों थे, पर ग्रह एक भी नहीं था। ग्रह बनाने और फिर इंसान की रचना करने के लिए अगला कदम उठाना था, जिसकी वजह से आज तक का इतिहास बना। उसके लिए ब्रह्मांड के पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही थीं। हर जटिल चीज, हर वो भारी चीज जिससे कुछ बनाया जा सकता है, मसलन आयन या जीवन या ऐसी दूसरी चीजें कार्बन से बनी थी, लेकिन वो असल में तारों में बनाई गई थी। हम भले ही अपने सूरज जैसे तारे को प्रकाश का स्रोत माने, पर उसके अंदर एक और बहुत बड़ी घटना हो रही थी। तारे तत्व बनाने की फैक्ट्री हैं। वो हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से मिलाकर 25 ऐसे आम तत्व बना रहे थे जो जीने के लिए जरूरी थे, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयन भी शामिल थे। मतलब 1200 करोड़ साल पहले ही तारे वो तत्व बनाने लगे थे जिनसे आयन एज शुरू हो सकता था, जिनसे शहरों के लिए इमारतें और इंसान के बनाए कुछ बेहतरीन स्मारक बन सकते थे। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने से पता लगता है कि शुरुआती ब्रह्मांड के सामने अगली चुनौती क्या थी। इस मूर्ति का फ्रेम तो लोहे से बना है, लेकिन इसकी खाल जिस चीज से बनी है वो इतनी भारी थी कि तारों में नहीं बन सकती थी। बात चाहे लेडी लिबर्टी की त्वचा बनाने की हो या शादी की अंगूठी के लिए सोने की या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम की, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल अलग तरीके से बनाना पड़ता है। तारों के पास इस काम को अंजाम देने लायक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जब तत्व बनाने वाली फैक्ट्री में इतना दम ही ना हो तो उसे उड़ा देने में क्या बुराई है। पहले तारे बनने के कुछ लाख साल बाद ही उनमें से कुछ में अचानक विस्फोट हो गया। वैम! इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं, और ये ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद सबसे बड़े विस्फोट थे। उससे जो ऊर्जा निकली उसने ज्यादा भारी तत्वों को एक दूसरे में मिलाना शुरू किया। विस्फोट के साथ वो तारे तो खत्म हो गए, लेकिन उनसे बना यूरेनियम, सोना और हमारी दुनिया में मौजूद दूसरे तत्व, जिनमें से एक तांबा भी था। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स असल में ब्रह्मांड में मौजूद पिंडों की एक लाइब्रेरी है, जिनसे हमारी दुनिया बनी। उनमें से ज्यादातर चीजें तो उस खास केमिस्ट्री सेट से ही निकली थीं। सुपरनोवा की वजह से ही आज हम हैं। हमारे खून में आयन है, उस लिहाज से हमारे शरीर के अंदर आज भी सुपरनोवा के कुछ अवशेष मौजूद हैं। वो हमारे शरीर में घूम रहे हैं। हम सभी स्टारडस्ट हैं। तांबा और टिन, ब्रॉन्ज एज। सुपरनोवा के बिना ब्रॉन्ज एज भी नहीं होता। आप दवा की किसी भी दुकान से मल्टीविटामिन की शीशी खरीदिए और उसमें मौजूद तत्वों को पढ़िए। आपको उसमें तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा। उसमें हर वो तत्व मिलेंगे जो सिर्फ बन सकते थे अगर सुपरनोवा हो। तारों से बने वही तत्व पृथ्वी पर जीवन के बीज बने, और उनसे ही मानव इतिहास की रचना शुरू हुई। लेकिन सफर तो अभी शुरू हुआ था। इससे पहले कि जीव बनते, ब्रह्मांड को हमारे लिए एक घर भी तो बनाना था। सही घर बनाने के लिए हमें हर जरूरी चीज एक जगह पर जमा करनी पड़ती है। ग्रहों के बनने पर भी यही हुआ था।
हमारे पास जो चीजें होती हैं उनसे ही ये तय होता है कि वो ग्रह हमारे लिए किस तरह का घर साबित होगा। हर सही चीज जो बहुत तेजी से घूम रहा था और जहां 6 घंटे में ही दिन खत्म हो जाता था। जब हम पृथ्वी के शुरुआती दिनों की बात करते हैं, उस वक्त की जब ये बनी थी, तब हमें पृथ्वी को एक दूसरा ग्रह मानना पड़ता है। सूरज की किरणें यहाँ पिघले लावा पर पड़ती थीं। हर जगह लावा ही लावा था। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी की काली चट्टानें भी थीं। पिघली चट्टान में मौजूद तत्व इधर उधर बिखरे हुए थे। किसी को उन्हें सही क्रम में लगाना था। एक बार फिर से ये काम किया ग्रेविटी ने। हल्की चीजें सतह की ओर बढ़ीं और उन्होंने एक सख्त पपड़ी बना दी। भारी चीजें केंद्र की ओर गईं और उन्होंने पिघले हुए लोहे और निकल का एक कोर बना दिया। उस पिघले हुए धातु का घूमता केंद्र एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जो अंतरिक्ष तक गया, एक फोर्स फील्ड के तौर पर। यही हमारे होने वाले घर को सूरज के खतरनाक तत्वों से बचाने वाला था। जल्द ही इस मैग्नेटिक फील्ड ने जीवन को बढ़ने का मौका दिया। बाद में उन खोज करने वालों के लिए भी मददगार बना जिन्होंने दुनिया के दोनों हिस्सों को जोड़ा। लेकिन इन सब के लिए पृथ्वी को एक अहम साथी की जरूरत थी। साढ़े 400 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के बराबर का एक पिंड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी ने उसके ज्यादातर पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए मौसम बेहद अहम है और पृथ्वी का अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका होना भी पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन अब 6 घंटे की बजाय 24 घंटे के होने लगे। $440 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। अब सवाल था कि उसे आसमान से नीचे कैसे लाया जाए। जिस किसी दुनिया में जीवन हो, वहां पर थोड़ी बरसात भी जरूरी है। कई लाख साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई, तब बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे ग्रह के पास एक चांद था, एक महासागर था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इंसान के इतिहास का मंच बनने के लिए पृथ्वी को ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल और ऐसे उपजाऊ महादेश चाहिए थे जहां लोग रह सकें, विकास कर सकें। हमारी नई दुनिया को कौन गढ़ेगा? उनमें से करोड़ों करोड़ हमारी त्वचा पर रेंग रहे हैं। हम आपको दुनिया का इतिहास 2 घंटे में बता रहे हैं। बिग बैंग से लेकर आज तक की कहानी। हमारी आज की दुनिया में इससे जुड़े कई सुराग छिपे हैं। दरअसल इस तरह की संरचनाओं में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के रहस्यमय सुराग छिपे हुए हैं। $380 करोड़ साल पहले हमारे शुरुआती महासागरों की सतह के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली से तत्व, जिनमें से एक बिग बैंग से निकला हाइड्रोजन भी था और तारों से बने ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन भी थे। इन सब ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी, हमारी भी। उनमें से सबसे खूबसूरत था डीएनए।
उसके छल्लों के नीचे छिपे थे जीवन के कोड। हमारी पृथ्वी के बनने के 7 लाख साल बाद पृथ्वी पर जीवन भी शुरू हो गया। हम किसी दानव के कंधों पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों के कंधों पर सवार हैं, बैक्टीरिया पर। हम बड़े ही अहंकारी हैं। हमें लगता है कि ये दुनिया हम चला रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया में ही काफी देर से आए हैं। जानवरों से काफी पहले यहाँ बैक्टीरिया आ चुके थे, फिर जानवर आए और हमें लगा कि हमने उनकी सल्तनत ही मिटा दी। अगर हमने वो सल्तनत खत्म कर दी होती तो हम भी नहीं रहते। हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया की पूरी फौज है। असल में हम सबके शरीर में इतने बैक्टीरिया हैं जितने की पूरी दुनिया में इंसान। कई करोड़ों साल तक इस दुनिया पर इस तरह के जीवाणुओं का ही राज था। नवजात ब्रह्मांड की तरह शुरुआती जीव भी छोटे और मामूली थे, लेकिन वो संभावनाओं से भरे थे। उसने किस तरह से नए नए रूप लिए, हम उसके बारे में ही देख रहे हैं। उनमें हम भी एक हैं, और ये जानने के लिए हमें वक्त की शुरुआत में जाना होगा। हमने ये तो देखा कि आज जो भी ऊर्जा है वो बिग बैंग से निकली थी। हर जीव को जीने के लिए अपने हिस्से की ऊर्जा चाहिए थी। हम उसे जितना साधते उतना ही उसका इस्तेमाल कर पाते और उतने ही जटिल बनते जाते। बिग बैंग से निकली करीब करीब सारी ऊर्जा हमें सूरज से मिली। करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जा सकता है। इस कोशिश में उन्होंने दुनिया के इतिहास का सबसे कीमती कचरा भी पैदा किया, ऑक्सीजन। जल्द ही ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया को नए सिरे से गढ़ा, लेकिन उसके पहले उसे एक और अहम काम करना था। दुनिया के शुरुआती महासागरों में आयन भरा था। ये तो सब जानते हैं कि जब लोहे से ऑक्सीजन मिलती है तब क्या होता है। मैं एक छोटा सा बैक्टीरियम हूँ। मैंने ऑक्सीजन के अणु बनाए हैं और ये है लोहे का बड़ा सा गोला। ये लीजिए, लगा दी जंग। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। कई करोड़ों साल बाद ये विशाल ढेर बाहर आया तो दुनिया के लिए लोहे और स्टील का एक अहम स्रोत बन गया। लोहे के उसी ढेर की वजह से बाद में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इस तरह से ब्रुकलिन ब्रिज और इंडस्ट्रियल एज के दूसरे बड़े लैंडमार्क्स किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़े हैं। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा, तब ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में जुट गए। उन्होंने इतना ऑक्सीजन बनाया कि महासागर भर गए और वो वायुमंडल में जाने लगी। उसके बाद तो हमारा ग्रह हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग बन गया। इसके बाद जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार कुछ बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे जीना सीख लिया था। यानी हम जो सांस आज ले पाते हैं उसका इतिहास करीब 250 करोड़ साल पुराना है। करोड़ों साल बाद भी जीव उनके सहारे रहे जिनसे उन्हें फायदा हो रहा था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। उसकी शक्ति को साध कर जीवों ने ऊर्जा का एक नया स्रोत ढूंढ लिया था, और वो स्रोत उसके पहले के किसी भी स्रोत से 20 गुना ज्यादा सक्षम था। इस नई ऊर्जा के सहारे जीवों ने जो किया वो कहानी हमारे आज तक आती है। अगले 200 करोड़ साल में जीवन और जटिल हो गया था। आसमान नीला हो गया और उसकी वजह से महासागर भी नीले नजर आने लगे। अब ज्यादा बड़े और ठोस महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स उभरने लगे थे। पृथ्वी काफी हद तक वैसी लगने लगी थी जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। $550 करोड़ साल पहले
जब पृथ्वी अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। आप एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब पृथ्वी पर उथल पुथल होने वाली है। ये है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एक बायोलॉजिकल बिग बैंग। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तब आकार बढ़ता है और जटिलताएं भी। ऑक्सीजन हमें ऐसा करने देती है। करीब 3 करोड़ साल के इस काल में जानवरों के सबसे ज्यादा और सबसे अहम समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समंदर में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियां हमारी पूर्वज हैं। हालांकि ये देखने में हमारे जैसी नहीं लगती, लेकिन इनमें ऐसे अंग थे जिनसे हमारे शरीर के अंग बने, जिनमें रीढ़ की हड्डी, दांत और जबड़े वाला मुंह शामिल था। हमें अपनी पूर्वज मछलियों से बहुत कुछ मिला है। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव उन मछलियों के बॉडी प्लान पर बने हैं। पृथ्वी के इतिहास के पहले 400 करोड़ साल में पौधे और जीव समंदरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये सब बदलने लगा था। ऑक्सीजन के साथ ही ओजोन लेयर बना, जो हमें सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। सबसे पहले आए वो एम्फिबियंस, जिनके कई वंशजों में से एक हम भी हैं। जानवरों के विकास के सिलसिले में मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो है एम्फिबियंस का प्राचीन महासागरों से बाहर आना और जमीन पर आकर हवा में सांस लेना। ये तो वैसा ही है जैसे हमारे दादा के दादा के दादा के दादा समंदर से बाहर आए हों और इस दुनिया का नजारा किया। उसे देखकर उन्होंने कहा होगा, अरे मैं तो यहाँ रह सकता हूँ। उन पेड़ों को, कीड़े मकोड़ों को देखो, यहाँ खाना भी है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। फिर वो दिन भी आया जब इंसानों ने हर जगह पर कब्जा जमा लिया। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा कर पाते, हमारे पूर्वजों को पानी से आखिरी रिश्ता भी तोड़ना था, सहवास का। आज के मेंढकों की तरह जो जेली जैसे अंडे देते थे, वो जमीन पर सूख जाते थे। लेकिन कुछ एम्फिबियंस ने इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया। वो ऐसे अंडे देने लगे जिसके ऊपर का खोल अंदर की नमी बचाए रखता था। इसके साथ ही हम महासागरों से जमीन पर आ गए और एम्फिबियंस से रेप्टाइल्स बने। कोई जीव समंदर से करीब 500 या 1000 किलोमीटर दूर हो सकता था, पर इसके बावजूद उसके अंडे में महासागर का अंश मौजूद रहता था। ये बड़ी अहम बात थी। इसके साथ ही महासागरों से उनका संपर्क टूट गया। अब वो धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। तीस करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन पृथ्वी वहां पर एक नया खेल रच रही थी। वहां पौधों की मौत होती तो वो वहीं पर दफन हो जाते थे। बिग बैंग से जो ऊर्जा पैदा हुई थी, वो पौधों के जरिए जमीन के नीचे तक जाने लगी थी और कोयला बनने लगा था। ये आने वाले करोड़ों साल बाद इंसानों के लिए एक बेशकीमती तोहफा साबित होने वाला था। पच्चीस करोड़ साल पहले एक तबाही आई।
और ये पृथ्वी के शुरुआती दिनों के बाद किसी ज्वालामुखी का बहुत बड़ा तांडव था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई और उसके बाद कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वो थम गया। पृथ्वी पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गईं और इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों को कहा गया पर्मियन एक्सटिंक्शन। पृथ्वी पर इस तरह के विनाश तो होते ही रहे हैं। पिछले 50 करोड़ साल में कम से कम 5 बार ऐसी तबाही आई है जिससे पृथ्वी पर से सबसे अहम प्रजाति ही खत्म हो गई। ये भी ताश की गड्डी को फेंटने जैसा ही है जिससे नई प्रजाति पैदा होती रहती है। उस वक्त भी एक नई प्रजाति पैदा हुई, डायनासोर की। अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर पृथ्वी पर राज करते रहे। उसी दौर में पृथ्वी पर सख्त लकड़ी के पहले जंगल पैदा हुए और 400 करोड़ साल बाद चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होने लगा। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी जिसे पैंजिया कहते थे, लेकिन अब वो अलग होने लगी थी। अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे मजबूत सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। इस बात में शक नहीं कि डायनासोर काल के सबसे बड़े जानवर ट्राइसेराटॉप और टी रेक्स ही थे, लेकिन कुछ बेहद अहम जीव उनके पैरों के आसपास भी घूम रहे थे। अगर हम अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश करें तो पाएंगे कि हम रेंगने वाले विशाल भारी भरकम जीवों के बीच रहने वाले श्रू जैसे छोटे स्तनधारी जीव थे। उस वक्त हमारे जैसे स्तनधारी जीव खास अहमियत नहीं रखते थे। हम अपनी जान बचाए रखने के लिए डायनासोर के अंडों की चोरी भी करते थे। तो डायनासोर के सामने हम कुछ भी नहीं थे। 16 करोड़ साल के डायनासोर काल के इतिहास की सबसे बड़ी बात यही थी कि हम उनसे जंग हार चुके थे, स्तनधारी हार चुके थे। हम एक छोटी बिल्ली जितने बड़े थे। 16 करोड़ साल तक मझोले, बड़े, थोड़े बड़े, विशाल और बहुत बड़े जीव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर ही मौजूद थे। उनके सामने हमारा कोई वजूद नहीं था। लेकिन तभी बाजी फिर से पलटने वाली थी। साढ़े 6 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर चौड़ी चीज जो शायद एक एस्टेरॉयड था पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया था, अपनी मौत का तोहफा। जब वो खत्म हुए तो स्तनधारियों को बढ़ने का मौका मिला। डायनासोर के खत्म होने के कुछ ही साल बाद पहले वानर पैदा हुए। वो सही मायनों में वानर थे। उनके बाद के रूपों में एक हम भी हैं और विकास के क्रम में उन स्तनधारियों को सामने देखने वाली आंखें मिली जिनसे वो गहराई का अंदाजा लगा सकते थे और लचीले हाथ मिले जिनमें 5 उंगलियां थीं। उनकी 5 उंगलियां थीं हमारी तरह, जिनसे वो किसी चीज को पकड़ सकते थे। और अगर आप उन जीवों को देखें जिनकी उंगलियां हमारी तरह नहीं हैं, तो आप पाएंगे कि वो किसी चीज को एक सीमा तक ही पकड़ सकते हैं या उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज उस ग्रह पर विकसित हो रहे थे जो गर्म हो रहा था। वो इतना गर्म था कि ध्रुवों पर भी जंगल थे। उसके बाद महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और अफ्रीका और अमेरिका ने अपना रूप ले लिया। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका यानी आज का इजिप्ट एक प्राचीन समंदर के नीचे था। उस समंदर के तल पर खोल वाले छोटे छोटे जीव रहते थे
नेम्यूलाइटिस, कैल्शियम और कार्बन से बने उनके खोल समंदर के तल पर कई करोड़ साल तक जमा होते रहे और उनसे बने चूना पत्थर, वो चूना पत्थर जिससे पिरामिड बनाए गए। अगर आप इन पिरामिडों को ध्यान से देखें तो साफ पता लगता है कि 4000 साल पहले बनी ये इमारतें असल में 5 करोड़ साल पुराने सी शेल से बनी हैं। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन बनाने लगी थी। हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी थीं। वो इतनी ऊंची थीं कि उनसे मौसम का पैटर्न बदलने लगा। उससे पृथ्वी भी ठंडी होने लगी थी। पनामा का इस्थमुस अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने लगा था। इसके बाद अटलांटिक और प्रशांत महासागर एक दूसरे के करीब आए तो महासागरों में उफान आ गया और दुनिया आइस एज की ओर जाने लगी। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तब हमारे वानर पूर्वज गर्म इलाकों में ही बने रहे, लेकिन एक ऐसा जीव उभरने लगा था जिससे उनके वजूद को खतरा पैदा हो गया था। सत्तर लाख साल पहले हमारे वानर पूर्वज पेड़ों पर चैन से रहते थे, लेकिन उनके आसपास के इलाकों पर हमले होने लगे थे। इस नए खिलाड़ी ने भी मानव इतिहास पर उतना ही असर डाला जितना कि पृथ्वी के किसी और जीव ने। आप शायद इस बात पर यकीन न करें, पर हमारे वजूद के लिए एक चीज बेहद अहम थी और वो चीज थी घास। दुनिया के करीब हर इलाके में एक ही वक्त पर घास के मैदान नजर आए। अफ्रीका के सवाना हो, यूरेशिया के स्टेपलैंड्स हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, या फिर अर्जेंटीना के घास के मैदान। घास दुनिया में हर जगह थी। ईस्ट अफ्रीका में घास के मैदानों ने हमारे वानर पूर्वजों के जंगल के घरों में घुसपैठ कर ली थी। जब पेड़ कम बचे और उनके बीच दूरी बढ़ गई, तब हमारे पूर्वजों को उसके मुताबिक ढलना पड़ा। वानरों ने देखा कि एक ही पेड़ पर बहुत ज्यादा वानर रह रहे हैं, जबकि वहाँ खाने की कमी है। तब उन्हें खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा और उन दो जगहों के बीच थे घास के मैदान। अब वहां तक पहुंचने का एक तरीका तो था बेतहाशा भागो और दूसरा तरीका यह था कि घास के मैदानों में खाने की जो चीजें हैं उनका ही फायदा उठाओ, वही खाओ। इसके बाद कुछ वानर तो इस वीरान नए घर में आ गए। ये जगह उन वानरों के लिए ज्यादा अच्छी थी जो 2 पैरों पर चलते थे। वो लंबी घासों के ऊपर से सिर उठाकर अपने दुश्मनों पर नजर रख सकते थे। 2 पैरों पर चलना एक बहुत ही अहम विकास था, क्योंकि उससे दोनों हाथ खाली रहते थे। हाथों ने भी मानव इतिहास को गढ़ा है। $26 लाख साल पहले प्रोटो ह्यूमंस या होमिनिड्स जिस दुनिया में घूमते थे, वहां की धरती सिलिकॉन से भरी थी। वो करोड़ों साल पहले तारों के केंद्र में बना था और सिलिकॉन पृथ्वी के केंद्र में दूसरा सबसे बड़ा तत्व था। उसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्रिस्टल बनाता था, जिससे ठोस पत्थर बनते थे और उस पत्थर को जब गढ़ा जाता तब वो टूटता नहीं था। होमिनिड्स ने 26 लाख साल पहले ही क्रिप्टोक्रिस्टलिन सिलिकेट्स को तोड़ना सीख लिया था, जिससे धारदार किनारे बनते थे और लोग उनका इस्तेमाल 26 लाख साल तक करते रहे। जैसे ही मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का एक हथियार मिल गया। पत्थर की एक मामूली से
हथियार की मदद से इंसान अब 1000 ऐसे काम कर सकता था जो वो पहले नहीं कर पाता। उस छोटी सी टेक्नोलॉजी ने हमारे पूर्वजों को वो हुनर दे दिया था और उसका फायदा हमें भी मिला। सिलिकॉन से पहला टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और हम स्टोन एज में पहुंच गए। लाखों साल बाद हम उसकी मदद से हाथ से इस्तेमाल होने वाले औजारों का प्रयोग करने लगे और सिलिकॉन की एक और रासायनिक खूबी ने उसे फिर से टेक्नोलॉजी के चरम पर पहुंचा दिया था। इंसान बनने की दिशा में हमारा जो अगला कदम था वो हमारी पृथ्वी में छिपा एक गहरा राज था। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी के पास ही वो खास शक्ति थी। सौर मंडल के तमाम ग्रहों और चांदों में सिर्फ पृथ्वी पर ही ऐसी खास खूबी है जिससे कि यहाँ आग जल सकती है। दूसरे ग्रहों और चांदों पर बिजली और लावा है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर ही 2 ऐसी चीजें हैं जिनसे आग जल सकती है। एक तो है पेड़ पौधों से मिलने वाला ढेर सारा ईंधन और दूसरी है वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन जो लपटों को भड़काती है। अगर यहाँ आग नहीं जल पाती तो हम आज भी भटकते ही रहते। होमो सेपियंस ने आग के इर्द गिर्द अपनी दुनिया बनाई थी। हमारे पूर्वजों ने 8 लाख साल पहले ही आग को काबू में रखना सीख लिया था। ये वो हुनर था जो हमें शुरुआत से जोड़ता है। आप ये तो नहीं भूले होंगे कि बिग बैंग से कितनी ऊर्जा निकली थी और उस ऊर्जा में से अपना हिस्सा पाने के लिए किस तरह से मुकाबला शुरू हुआ था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि हमें खाने को पचाने के लिए एक और पेट मिल गया था जो हमें ज्यादा कैलोरी देता था, ज्यादा ताकत देता था, इससे ज्यादा बड़े दिमाग को सहारा मिल रहा था। आग एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी थी। जल्द ही हमने मिट्टी से बर्तन, धातु से हथियार और पानी से भाप की शक्ति का इस्तेमाल सीख लिया। अगर हमारे पास आग नहीं होती तो इंटरनल कंबशन इंजन भी नहीं होते, आग नहीं होती तो धातु नहीं होते, आग के बिना रबर नहीं होता। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने उनके लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए जो उसका इस्तेमाल करना जानते थे। दो लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंग्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में ऊपर थी वो नीचे आ गई थी। अब वो ज्यादा जटिल आवाज निकाल सकता। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। इंसानों ने दुनिया के दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा अहम फायदा पा लिया था। हम कह सकते थे कि दादी ने कहा है अगर हाथी नजर ना आए तो हम ज़ीब्रा का शिकार कर सकते हैं। मेरी मौसी कह रही थी कि उनके मौसेरे भाई को नदी के दूसरे किनारे पर पानी का एक सोता दिखा है। इससे सबको फायदा होता था क्योंकि तब कोई भी बता सकता था कि उसे उस खास जगह पर कौन सी नई चीज मिली है। भाषा की वजह से हम एक अकेले कंप्यूटर की बजाय नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स बन गए थे और हर जानकारी बांट सकते थे। अब किसी को किसी के अनुभव के सहारे नहीं रहना था। अब हर इंसान किसी और से वो जानकारी पा सकता था जो उसके पास थी। ये बहुत बड़ा फायदा था और कोई और जीव ऐसा नहीं कर सकता था। एक प्रजाति के तौर पर इंसान ज्यादा समझदार हो गया था। अब पूरी दुनिया खेल का मैदान बन गई थी और हम खेलने को तैयार थे। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। उस रास्ते पर चल सकते थे जो लाखों सालों में बना था।
महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था अफ्रो यूरेशिया। वो करीब 8.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी, चांद की सतह से दुगनी जगह में। शुरुआती इंसानों के लिए इसका मतलब था कि वो आधी से ज्यादा दुनिया पैदल ही पार कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। हम उन वानरों में से एक हैं जो एक ही वक्त पर एक से ज्यादा महादेशों में रहते थे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिनकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। यह हमें खत्म होने से बचाता था। दूर दूर बसना एक्सटिंक्शन इंश्योरेंस था। लेकिन जब दुनिया हमारे लिए रास्ते खोल रही थी, तभी ग्रह हमारे लिए एक मुसीबत बन गया। आइस एज शुरू हो गया। ग्रह अब हमारी पहले से ज्यादा कड़ी परीक्षा लेने लगा था। करीब 50,000 साल पहले ग्लेशियर नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगे थे। उसी वक्त दुनिया की खोज पर निकला इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले होमो सेपियंस पहली बार यूरोप पहुंच गए। 20,000 साल पहले जब बर्फ अपने चरम पर थी, तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले टंड्रा तक पहुंच गया। हालांकि आइस एज कड़ी परीक्षा ले रहा था, फिर भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। इसके सुराग छिपे हैं इन सिंबल्स में। हमने बौद्धिक रूप से एक बड़ी छलांग लगाई थी और अब हम इस बात से परे सोचने लगे थे कि हमें जीना है। जब हम इन सिंबल्स वाले विचारों को देखते हैं तो यही कह सकते हैं कि एक जीव इंसान था जो हमारे जैसा ही था। जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं, किसी गाय की, तब सब यही कहते हैं कि वो गाय की तस्वीर है, क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तभी ये कह सकते हैं कि हाँ, ये इंसान है। जो लोग या जीव हमारी तरह सोचते हैं वो दुनिया को भी वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम। उस पल के बाद मानव इतिहास दुनिया के किसी और मुकाबले बहुत तेजी से बदला था। जब पृथ्वी का ज्यादातर पानी बर्फ में कैद हो गया, तब महासागरों का स्तर 100 से 125 मीटर नीचे चला गया। इंसानों के फैलने की आखिरी बाधा भी मिट चुकी थी। हम बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके साइबेरिया से पहुंच गए। हम दुनिया के इतिहास की कहानी सिर्फ 2 घंटे में सुना रहे हैं और 1 घंटे में ही 1300 करोड़ साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। तैयारियों के इन सालों में इंसान वजूद में आए और दुनिया भर में फैल गए। इसके बाद मानव का वो इतिहास शुरू हुआ जिसे हम जानते हैं। दुनिया का हमारा इतिहास वक्त की शुरुआत में एक बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था। फिर हमने करीब 1400 करोड़ साल का सफर तय किया। इंसान इस मंच पर अहम भूमिका निभा रहा था, इसलिए यह जानना जरूरी है कि उस इतिहास में हमारी भूमिका कितनी छोटी सी है। इस बात को आसानी से समझने के लिए हम 1400 करोड़ साल के इतिहास को 14 साल का इतिहास मान लेते हैं। उस लिहाज से देखें तो हमारी पृथ्वी सिर्फ 5 साल पुरानी है, यानी ब्रह्मांड के इतिहास का करीब 1/3 हिस्सा। बड़े बड़े जीव करीब 7 महीने पहले पैदा हुए थे। उस पैमाने पर डायनासोर करीब 3 हफ्ते पहले खत्म हुए। इंसान का पूरा इतिहास सिर्फ 3 मिनट का है। आधुनिक औद्योगिक समाज, औद्योगिक क्रांति वगैरह सिर्फ 6 सेकंड पहले की बात है। इससे तो मुझे यही पता लगता है कि ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में इंसान बस कुछ देर के लिए ही आया है। इंसान ने कुछ देर के लिए ही सही, पर अपनी चमक दिखाने के लिए करोड़ों साल तक इंतजार किया था। तारे और ग्रह धीरे धीरे तत्वों को सही क्रम में लगा रहे थे।
ताकि हम इंसानों का इतिहास लिखा जा सके। $10,000 BC में अफ्रीका से बाहर आने के 1 लाख साल के अंदर ही इंसान साउथ अमेरिका तक पहुंच गया था। वहां इंसान का सामना आइस एज की मुश्किलों से हुआ, लेकिन हमारी मौत नहीं हुई, बल्कि हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए थे। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली, समंदर किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर रेगिस्तानों तक, हर जगह इंसान थे। हमारे सबसे करीब पूर्वज चिंपैंजी ट्रॉपिक्स में रहते थे। वो सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही रहते थे, लेकिन इंसानों ने पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया था। आइस एज ने ऐसे नए रास्ते बनाए जिससे इंसान दुनिया भर में फैलते चले गए, लेकिन तभी बर्फ पिघलने लगी और महासागरों का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा। इंसान अपने अपनी जगह पर 2 अलग अलग दुनिया में फंस गए और वो उन इलाकों में जो कुछ भी मिल रहा था उनके सहारे जीने की कोशिश करने लगे। जब ग्लेशियर पिघले तो उनसे झील, नदियां और खाड़ियां बनी। उसके बाद वो नक्शा बना जिसे हम जानते हैं। अफ्रीका में तेज बारिश की वजह से लेक विक्टोरिया और लेक एल्बर्ट का पानी बढ़ा, जिससे इजिप्ट में नील नदी बन गई। यूरेशिया में दूसरी नदियां बनी। आज के इराक यानी तब के मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां बनी। आज के पाकिस्तान में इंडस नदी का जन्म हुआ। चाइना में येलो और यांगसी नदियां बहने लगी। बर्फ की उन चादरों के पिघलने के बाद इन सारी नदियों ने ही मानव इतिहास को गढ़ने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। इन नदी घाटियों की उपजाऊ जमीन और वहां के पानी ने सभ्यता के पहले बीज बो दिए। आइस एज के बाद जब मौसम गर्म हुआ तब पौधे और इंसान भारी संख्या में बढ़ने लगे और तब इंसान एक ही जगह पर बसने लगे। स्थायी बस्तियां बसने लगीं, आबादी बढ़ने लगी। जब खाने वालों की संख्या बढ़ी तब हमारे पूर्वज भी समझदार हो गए। अब उन्हें अपने आसपास के इलाकों से ज्यादा खाना जमा करना पड़ रहा था। अब एक नई खोज ने पृथ्वी और इंसान के रास्तों को बदल दिया था। हमने बीज लगाना सीख लिया था। वो बीज उसी पौधे के थे जिसने लाखों साल पहले हमें वानर से इंसान बनाया था। मानव इतिहास में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला वो पौधा था घास। घास का बीज बहुत छोटा होता है, उसे खाते नहीं हैं। अब मैं एक जंगली भैंस का शिकार करूं या घास खाऊं, जाहिर है शिकार ही करूंगा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि घास के बीज दुनिया की सबसे अहम फसल बन गए। उसे उन संग्रह और शिकार करने वाले लोगों ने हजारों साल तक नजरअंदाज किया था। लोगों ने उनका इस्तेमाल तब शुरू किया जब उनके सामने और कोई चारा नहीं रहा। घास की जिस प्रजाति को हम अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, वो है गन्ना, गेहूं, जौ और राई भी घास की ही प्रजातियां हैं। हर तरह का अनाज घास की ही एक किस्म है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ हमारी शान बढ़ाने वाले लॉन तक ही सीमित नहीं थी, वो एक ऐसा खाना भी थी जिसके सहारे पूरी सभ्यता टिकी हुई थी। उससे ही हमें सबसे ज्यादा कैलोरी मिल रही थी। एक बार फिर से बात आती है बिग बैंग की। हर जीव की कहानी का केंद्र है वो ऊर्जा जो उस महाविस्फोट से निकली थी और जिससे हम सभी अपना हिस्सा पाना चाहते थे। जिस तरह से ऑक्सीजन ने हमें बढ़त दिलाई, आग ने हमें ज्यादा कैलोरी लेने की ताकत दी, उसी तरह से खेती भी ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति थी। संग्रह शिकार करने वाले इंसान को जीने के लिए करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर में भागना पड़ता था। इतनी दूरी में उसे जीने लायक पौधे और गोश्त मिल जाते थे, लेकिन एक किसान सूरज की ऊर्जा की मदद से उस इलाके के सिर्फ 10वें हिस्से में ही अपनी जरूरतें पूरी कर लेता था।
पिछले आइस एज के बाद जब मौसम गर्म हुआ तब दुनिया में करीब आधा दर्जन जगहों पर खेती की जाने लगी थी। लेकिन भौगोलिक रूप से देखें तो पौधों और पालतू बनाने लायक जानवरों का सबसे बड़ा समूह नजर आया मध्य पूर्व के उपजाऊ इलाकों में। मिडिल ईस्ट में कई किस्म के जीव नजर आने लगे थे और उन जीवों को पालतू बनाया जा सकता था, जीवों को भी और पौधों को भी। बात जब जानवरों की आती है तो नाम आता है सूअर, भेड़ और बकरियों का। पौधों के मामले में गेहूं की 2 किस्में, राय, जौ, मसूर, अंजीर जैसी चीजों की खेती दुनिया के इस छोटे से हिस्से में की जा रही थी। फर्टिल क्रेसेंट के मुकाबले बाकी के अफ्रो यूरेशिया के सब सहारन अफ्रीका और अमेरिका जैसी जगहों पर जीवों की पालतू बनाने लायक प्रजातियां बहुत कम थीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क था। जिन लोगों के पास पौधों और जीवों का सही तालमेल था वो ज्यादा शक्तिशाली बन गए और वो आधुनिकता की ओर भी बहुत तेजी से बढ़े। One animal that gives any human who can tame it an almost unbeatable edge is the horse. It's a little-known fact that although horses first evolved in the Americas, they died out there along with many other large mammals around 10,000 BC. There were at least 3 species of Ice Age horses in North America, maybe more. Some as small as ponies, some as big as Clydesdales. And they had evolved in North America for 40 million years. They're part of the whole history, and then they're gone. They're gone. These powerful potential allies disappear before they can be used by the first North Americans. Fortunately, before that happened, large numbers of horses escaped back across the Bering Strait land bridge and spread out across the great grasslands, the steppe lands of Central Eurasia. A narrow escape that had a profound effect on human history. Around 4000 BC, nomadic people in Central Asia learned to tame them for the first time. Domesticated horses will be harnessed across Eurasia, advancing everything from work to warfare. Perhaps no other animal has had a bigger influence on the course of human history. And the circle wouldn't be complete for another 5,000 years, when Christopher Columbus would bring horses with him on his second voyage to the Americas. His horses would be the first to set hooves in the Americas since the Great Die-Off over 10,000 years earlier. "6,000 years ago, domestication of animals and plants sets the stage for the next phase of human history. Like clouds of interstellar dust gathering in material to form stars, a type of gravity is at work as places like Sumeria, located in part of the Fertile Crescent known as Mesopotamia, draw in people, support large populations, and spin up into centers of power and innovation. By 3000 BC, some of these Sumerian settlements can truly be called our first cities. One of them, Uruk, has around 50,000 people living in less than 1 square mile. A population density that rivals modern-day New York City. Humans have become so efficient at deriving energy from domesticated food that this land area, which would have supported only a single hunter-gatherer, now can support thousands. But a change in diet also triggers a new dependence. Once you move to agriculture, you are depending for 80–90% of your calories on perhaps 1 or 2 species. In the case of the Middle East, wheat and barley. In the case of wheat and barley, they both ripen at about the same time. Humans have to gather the seeds at the same time. So now we have our food for the year that has arrived in one hit. It's like getting your salary paid once a year. You need to record it, you need to plan, because if inevitably your crop fails, you have famine.
and you're not going to have another go for another 12 months. In these first cities, crops are king. To keep track of them, our ancestors developed the first writing. To protect them, the first armies. And to administer them, the beginnings of politics. When you have hundreds or thousands of people who are living together, there's simply too many people to sort of run around and create a census. It creates a need for government. It creates a need for some form of social and political hierarchy. Planting seeds has set man on a new path. Settlements have grown into cities. But to take the next epic step from city to civilization, we'll need the help of a very surprising creature. "5,000 years ago, after wandering the earth for more than 100,000 years, mankind has begun to settle down. We cluster near rivers, along the Tigris and Euphrates, the Nile, the Indus, the Yellow and Yangtze. Civilizations are about to take off. But first, they must all master one thing: trade. The more they exchange goods and learn from other lands, the faster they grow. It seems that long-distance trade and communication is a necessary precursor to allow urban civilization as we know it. And surprisingly, the first civilizations arise on the back of a creature with a lowly reputation in the modern world: the donkey. The donkey caravan is the interstate highway and high-speed internet of its day. Their routes will lay the groundwork for the modern world. Moving not only goods like timber and bronze, but ideas and stories. The civilizations they connect will be some of the first described in the Bible. The caravan routes converge at the Persian Gulf, where they link up with ships that carry goods to India. It essentially brought these civilizations together into great cultural and material exchange, and really was the beginning of the trend towards globalization. It is a key to understanding how our world works to this day. Just like the first civilizations, we trade and form networks. These networks form hubs. And throughout history, being at that hub has meant one thing. The amount of ideas, the amount of cargo that passes through a region seems to have a direct correlation to how powerful and important they are. By 2000 BC, humans have gone from humble huts to massive monuments. In Africa, great pyramids arise on the banks of the Nile. The first stages of Stonehenge rise up in ancient Britain. And back in Sumeria, artificial temple mounds called ziggurats climb ever higher toward the heavens. To cement these massive structures together, the builders of Sumeria turned to a substance that oozes from seepages along the Euphrates River. It's called bitumen. Used as asphalt in the modern world, it is the first petroleum product to be exploited by mankind. While bitumen is highly prized, the lighter, thinner substance oozing from the ground along with it is considered a nuisance by the ancients because it catches fire so easily. The ancients call it naphtha. We call it gasoline. And it's one of the first indications of the vast oil fields that will one day turn the cradle of civilization into a center of wealth and warfare. The legacy of these first civilizations can be seen in surprising ways. The Sumerian counting system was based on the number 12 rather than 10.
which is why we divide our days into two 12-hour blocks, our hours into 60 minutes, and our minutes into 60 seconds. The Sumerians also likely invented the wheel, which eventually leads to another innovation that will change the course of man, the chariot. Thus bringing together the Sumerian invention of the wheel, right, with the domestication of the horse that had occurred amongst these nomadic peoples into this really formidable piece of military technology. Around 1200 BC, a chariot-driven clash of civilizations cuts off trade routes for copper and tin, the metals we need to make bronze tools and weapons. But luckily, the stars have made us an alternative: iron. Now, metalsmiths make a crucial discovery. By working at higher temperatures, they can release the power of this ancient metal. Easier to sharpen and 700 times more common on Earth than copper. It is a game changer. Humanity enters the Iron Age. As we reach the first millennium BC, history has taken us on a wild ride. From the initial blast of the Big Bang to the formation of Earth and its first creatures, and the rise of man. We've seen the Ice Age create bridges to spread mankind around the world, then strand us on different continents, leaving us to survive on what we have at hand. So by 1000 BC, the world remains a divided place. The trade network that connects much of Eurasia and North Africa doesn't yet penetrate the planet's driest deserts or cross the vastest oceans. Cut off by geography are people in places like sub-Saharan Africa and the Americas. With few easy-to-domesticate plants and animals of their own, they remain tied to more ancient ways of life. In 600 BC, the cavalry have arrived. Humans ride into battle on horseback for the first time. We've seen that just taming a horse gives man a massive advantage. Now, pairing him with iron weapons makes him nearly unstoppable. These advances in technology, they don't just make a fighting ability possible, they make empires possible. And that is the story of the next several millennia. With new technology and improved logistics, empires spread, uniting massive land areas under a central control. As empires grow, so do new beliefs. One interesting phenomenon we see with the rise of these empires is this idea of monotheism, this idea of a universal God that develops over time, and it's just a phenomenon. Judaism emerges, from which we eventually get Christianity and Islam. Buddhism and Hinduism also arise. The 5 major religions today are all rooted in this remarkable era. Although empires spread, some great powers remain isolated. The rise of the Himalayas 50 million years earlier has left China cut off from trading with the rest of the world. But that is about to change. Around 100 BC, a Chinese emperor sends an envoy to the West in search of alliances. The routes he travels will become the Silk Roads, a massive trade network that connects China across Central Asia to the Roman Empire. China has joined the world. As far as we know, no Chinese trader ever met a Roman, no Roman ever met a Chinese trader, at least during this first period of the Silk Roads.
But this vast trade then began to explode. Between about 100 BC and about 200 AD, we have 3 centuries of trade and cultural exchange on a level that has not been seen before in human history. But this new human network also unleashes hidden dangers. By the beginning of the Common Era, great empires have risen and a massive trading network connects most of Europe and Asia. But the trade routes also carry an invisible threat. Disease. Massive epidemics that some blame for taking down both the Roman Empire and China's Han Dynasty. But these networks also lead to the spread of religion. In 312 AD, the Roman Emperor Constantine converts to Christianity, paving the way for it to become the dominant religion of Europe and the West. Three centuries later, Islam also emerges. A religion that will, for a time, unify a territory 2.5 times larger than Rome ever was. Arab trade will drive innovation for the next 1,000 years and expand the global network to places it has never gone before. The Arabs are sitting in the middle of Afro-Eurasia. There are Arab traders who are sailing off to China. There are Arab traders who are traveling all the way to the Atlantic Ocean. So they are sitting in the middle of the hub. One secret to Arab trade: the camel. A creature whose ancestor, like the horse, escaped across the Bering Land Bridge out of North America. A caravan of 6 camels can lug as much as 2 tons of cargo as far as 60 miles a day. Twice the load of a donkey caravan in half the time. For the first time, camel caravans open up reliable trade routes across the formidable Sahara Desert, leading to the formation of the first states in West Africa. Arabic trade expands, moving salt from the Sahara to Rome, rice from Eastern Asia to India, the secrets of making paper out of China into Europe, and countless other inventions and ideas around the world. Where does our word for lemon come from? Where does our word for coffee come from? They're all Arabic, because the Arabs brought a huge number of food crops into Europe. Oranges, citrus crops, they come from South China, yet they don't make it to the West until the Great Age of the Arabs. In Islamic North Africa, one Italian merchant named Leonardo Fibonacci becomes well-schooled in the ways of Arab traders. He picks up on a simple but ingenious counting system that originated in India but is used extensively in the Arab world. His writings will spread this knowledge to Europe and around the globe. With everyone counting the same way, business and trade will explode. And because of Fibonacci, people today still almost universally use the numbers known as Arabic numerals. But there is another idea Arab traders will spread, something even more influential. It originates in China around 800 AD. A Chinese alchemist in search of an elixir for long life instead stumbles upon chemistry that can bring sudden death. He combines carbon and sulfur with saltpeter, a compound made of potassium, nitrogen, and oxygen. Forged in the stars, these elements now come together to make gunpowder. The recipe for gunpowder eventually moves west across the Silk Roads to the Islamic world.
where Muslim warriors use it to fire cannonballs at Christian crusaders. Europeans pick up on the idea, embracing and perfecting gunpowder weapons. (1492 AD). There are roughly 400 million people in the world, but it is still divided in two. In the Americas, the civilizations of the Aztecs, Mayans, and Incas have all arisen. While halfway around the world, in the aftermath of the fall of Rome, Europe has cracked like an egg into individual states. For Italian-born Christopher Columbus, this means he can appeal for funding from a succession of European rulers. Until he finally convinces the King and Queen of Spain to back his expeditions. It has taken all of Earth's history to make Columbus's journey possible. For tacking into the wind, he uses triangular sails, a technology copied from the Arabs. To guide him, the compass, an invention from China. And guiding the needle, a magnetic field formed with the core of the planet itself. Although Columbus is looking for a new way to sail to India, what he does instead is finally and forever connect the two halves of the world. The voyage is not just significant in American history. As you'll see, it's a pivotal event in all of human history. Nothing will ever be the same. The end of the Ice Age marooned large pockets of humanity on separate sides of the globe for over 15,000 years. Now, that's all about to change. The voyage of Christopher Columbus in 1492 is taught as one of the most significant events in American history. In fact, it's one of the most significant events in all of human history. Prior to that voyage, the Great World Zones had existed largely in isolation. By crossing the Atlantic, Columbus opens up the vast American world zone, these two enormous continents of North and South America, with the millions of people that are living there, the resources that are available. And for the first time, people living in Eurasia become aware of this other part of the world. Until the voyage of Columbus, these people may as well have been living on different planets, so isolated were they. A trade network that started with the first civilizations, connected Europe, Asia, and Africa, now reaches across the Atlantic. In this vast new global network, new hubs will form. And once again, power will shift. For most of the last 2,000 years, Europe hasn't been that important. Then we get the age of Columbus, and what do you know? This is exactly the time where we see the rise of the West. This is when the West starts taking over, when it gets itself smack bang in the middle of the biggest exchange network the world has ever seen. Now, foods that had been isolated on disconnected continents begin to move around the world. Maize from the Americas shows up in Egypt and China. Potatoes from the Andes prove perfectly suited to the soils of Ireland and Russia. The old Fertile Crescent grains, like wheat, begin to feed the Americas. New foods mean more calories, more energy. Within 3 centuries of Columbus's voyage, the population of the world will more than double to 900 million. But the unequal hands dealt to the two hemispheres now play out in a deadly climax. European conquistadors, inheritors of the agriculture and animals of the Fertile Crescent, and the trade spread along the vast networks of the Old World, come bearing guns, riding horses, and carrying infectious diseases. The result,
slaughter. In the years following Columbus's first voyage, 95% of the native population in the Americas will die from European guns and germs. Once the hemispheres are connected, nothing can ever be the same. Take the incredible story of sugar. Chemically, it's the only source of fuel for our brains, a substance we are programmed to crave. Raw sugar comes mostly from sugar cane. Once again, a grass will play a central role in the story of mankind. First cultivated more than 6,000 years ago in Asia, Europeans discovered sugar in the Middle East during the Crusades and carried it home. Europe was hooked. But there's virtually nowhere in Europe where sugar can grow. Then we have Christopher Columbus and the discovery of the New World. And the Spanish conquistadors, yes, they initially are very interested in the gold and the silver, but really, they just want to make it rich. They don't care how they're going to make it rich. And once the gold and the silver has been looted, the next step is to open sugar plantations. The Spanish themselves don't want to work in the sugar plantations. They start looking around for a new labor force. And over on the other side of the Atlantic, there is a place where they can buy slaves. And if we look at the history of slavery, the #1 destination of slaves from Africa are sugar plantations. So the history of sugar shapes the development of history through the Middle East, through the Crusades, through the conquest of Mesoamerica, and even the history of slavery from Africa to the Americas. In the year 1700, mankind has hit a wall. Most humans continue to live simple lives, more like our ancient ancestors than our own. When you think back to the world in 1700, most people were farmers, most people practiced small-scale subsistence agriculture, most manufacturing was done in workshops. In 1700, it takes over a year for cargo and information to circle the planet, longer than it would take us today to get to Mars. What's holding us back is how we power our lives. In Egypt of 2000 BC, 90% of all work was done by human muscle, with animals kicking in the rest. By 1700 in Europe, the majority of work, 70%, is still driven by human muscle. Muscle power alone can't clear the path to the modern age. But there's a breakthrough hidden deep within the Earth. As our history of the world in 2 hours races towards a close, mankind has hit a wall. Human progress is stalled by the limits of our muscle. To break through, we'll need a new way to power our lives and the entire history of the world. Remember that billions of years ago, iron from exploding stars was gathered up into planet Earth during its formation. Thousands of years ago, man started using this iron for tools and weapons. To keep our forges burning, we began cutting down our forests. Now, 300 years ago in Britain, iron is in high demand, and the trees are running out. The British need a new source of fuel, and thanks to the decayed remains of ancient ferns, they have one. Coal. But coal itself won't power mankind into the modern world. There's one more fateful twist in the story. As the quest for coal takes miners ever deeper into the ground, water begins flooding the tunnels. To pump out the water, a new invention is needed. In 1712, Thomas Newcomen produces a pump powered by burning coal,
and driven by steam. Newcomen's machine is the first practical steam engine. It is this combination, energy and engine, fuel and machine, that will free man from the limits of his own muscle and change the world. The Industrial Revolution begins. Along with political revolutions in America and later France, this technological revolution forever transforms the landscape of the world. And before long, the Atlantic world has become the new economic, therefore cultural, therefore political, therefore military leader, and will utterly dominate global geopolitics from that moment to this. Trains thunder across the countryside. By the 1870s, the internal combustion engine has arrived, and the Germans invent its killer app, the automobile. Oil, the substance which the ancients considered too flammable to be of any use, becomes the most important commodity on the planet, fueling even more innovation. The telegraph and telephone move messages at lightning speed. With electricity, mankind reclaims the night from darkness. The hub of power has shifted. In 1800, Europeans and their descendants controlled 35% of the land on Earth. By 1900, they control 85%. By the 20th century, fossil fuels and the internal combustion engine have amplified everything, including warfare. That technology meant that military power and military conquest was something that could be international in a way that it had never been before. In the 20th century, almost 3 times as many people are killed as a result of war as in the previous 2,000 years of human history combined. The application of the industrial skills, the industrial technologies of the 18th century reached their culmination, I think, with these extraordinary events. And it's all being driven again by the micro-fossilized bodies of organic entities that disappeared into ancient swamps millions and millions of years ago. The Industrial Revolution also allows the human population to explode. It has taken 200,000 years of human history, from the dawn of man to the year 1900, for the population to reach 1.6 billion. Now, within the 100 years of the 20th century, it nearly quadruples to more than 6 billion. The 20th century is the most extraordinary moment in human history. Never before have we seen change on such a scale. Today, humans number close to 7 billion. We are the dominant players on the planet. We have learned to harness 50,000 times more energy than our ancestors just 10,000 years ago. This energy drives our fast-paced lives and a literal worldwide web, a network that, as we have seen, has been in the making for as long as humans have walked the Earth. Our 2-hour story is coming to an end, a story that really began 14 billion years ago with a tiny universe where everything was all in one place. Then the Big Bang. All the energy that has ever existed, created in an instant. Gravity sculpted our universe. For billions of years, stars and supernovas created all the elements we would eventually need. Then an extreme Earth took shape and settled into just the right conditions to support life. As the planet evolved, life competed for energy and grew more and more complex. Eventually, the conditions were right for our species to rise. We mastered stone and fire. When the Ice Age came, we spread around the planet. And when the ice melted, we were stranded on different continents.
we learned to bend plants and animals to our will. We built cities, then civilizations. We created a vast network that linked empires, joined continents, then crossed oceans. Just when it seemed we had reached our human limit, we found the energy and technology to carry us into the future. On Earth, the seeds of the past have bloomed into a present filled with energy and creativity. The stories of billions of lives have played out against the backdrop of a universe almost too vast to comprehend. In everything that we do, in all that we are, we remain living monuments to the past as we continue to make history every day.